ऑलराइट, सो वी टॉकिंग अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी इन द लास्ट क्लास. ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, ओके, इसको अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं बुक में. इट डिपेंड्स अपॉन द बुक दैट यू यूज़. ठीक है ना. अब मैं इसको आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहा हूँ. मैंने तुमको ये भी बोला था कि एनर्जी और एंथैल्पी, दीज टर्म्स आर इक्विवेलेंट. बराबर है क्या? इजंट इट? एनर्जी एंड एंथैल्पी ये टर्म्स इक्विवेलेंट होते हैं. ओके, अगर मैं एक और टर्म लेता हूँ बेसिकली. ओके, तो बार बार कितने टर्म्स यूज़ करेंगे, इजंट इट? बट डिफरेंट बुक्स हैव अ डिफरेंट टर्म्स. तो किसी बुक में सिर्फ एंथैल्पी यूज़ करेंगे, किसी बुक में सिर्फ एनर्जी यूज़ करेंगे, किसी बुक में आयनाइजेशन पोटेंशियल भी यूज़ करते हैं, विच इज़ बेसिकली द सेम थिंग. समझ में आया क्या? आयनाइजेशन पोटेंशियल यूज़ करते हैं. इसेंशियली पोटेंशियल जो है अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं या वोल्ट में निकालते हैं, व्हाटएवर, राइट. अगर तुम एनर्जी दे रहे हो, सो एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स है, जूल्स है, वोल्ट है. अगर वोल्ट में यूज़ कर रहे हैं तो इट बिकम्स अ पोटेंशियल, इजंट इट? तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू यूजिंग, बेसिकली हाउ यू कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है ना, उसके ऊपर. सो डिफरेंट तरीके से निकाल सकते हैं अपन. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रिकल करंट से भी निकाल सकते हैं. इसलिए फिर टर्म यूज़ किया जाएगा पोटेंशियल. अब पोटेंशियल को, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपन जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अपन ने देखा ना कन्वर्जन फैक्टर. सो दीज आर ऑल आइडेंटिकल टर्म, सिर्फ यूनिट्स अलग रहेंगे. दैट्स द ओनली डिफरेंस, बट इनका मीनिंग सेम है. इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम. ठीक है ना. और इलेक्ट्रॉन कौन सा निकाल रहे हैं अपन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना. सिर्फ एटम की बात होंगी क्या यहाँ पे? आयंस भी बोल सकते हैं अपन, गैशियस आयंस, इजंट इट? तो ये जो है, ये समझने वाली बात आ जाती है बेसिकली. ठीक है ना. अब बुक में हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती. ओके, अब हाउ डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट? इंग्लिश तो समझ में आ गया, बट हाउ डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट? कोई बता सकता है क्या मेरे को? प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना. दैट इज़ द ओनली थिंग. यही डेफिनेशन तुम 50 बार पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी क्या डेफिनेशन? नहीं ना, याद हो जाएगी, समझ तो उतनी रहेगी. ठीक है, पहले 2 या 3 बार अगर पढ़ते हो तो तुम्हारी समझ बढ़ते जाती है, बिकॉज यू आर गेटिंग यूज्ड टू इट, थोड़ी नेचुरल लगने लगती है. बट 50 बार पढ़ोगे तो भी यू फील द सेम बेसिकली. उसके बाद कोई फिर बेनिफिट नहीं होता. जैसे अपन सेकंड या थर्ड टाइम पढ़ते तो यू गेट द मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग. उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग जो बढ़ती है वो उतनी इंक्रीमेंटली नहीं बढ़ती है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है. एंड एट सम पॉइंट इट एक्चुअली वन स्टॉप्स. ओके, सो वी डोंट, डजंट मीन कि तुम बहुत ज़्यादा बार पढ़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा इसको समझ रहे हो. ओके, विथ स्टडी दैट इज़ द थिंग. सो उसको ज़्यादा अच्छे से अगर समझना है तो यू हैव टू गो एंड practice. Okay, so I cannot emphasize this more. You just have to go and practice. Okay, practice करोगे तो तुमको पता चला how I apply this simple definition to various different things. तो मैं तुमको वही दिखाना चाहता हूँ आज कि let's go and practice and then we can talk about it. अगर कोई डाउट है with respect to how to use the concept और how we can answer the questions, तो वो भी पूछ लो मेरे को. ठीक है. ओके, सो आयनाइजेशन एनर्जी का जो फैक्टर्स है वो तुमको ध्यान में रखने हैं. बेसिकली साइज ऑफ द एटम इसके ऊपर डिपेंड करता है. छोटा साइज है तो ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रहेगा. बराबर है. न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगा. अब देखो, न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है तो साइज़ कम हो जाता है. बेसिकली न्यूक्लियर चार्ज लेफ़्ट टू राइट बढ़ता है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी भी लेफ़्ट टू राइट बढ़ेगा. शील्डिंग इफेक्ट, ओके, शील्डिंग इफेक्ट अगर है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, घटता है, इजंट इट? ये अपन ने देखा, डिक्रीजेस. ओके, तो ये भी तुमको देखना है. मतलब डी इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाते हैं, ओके, डी इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो आयनाइजेशन एनर्जी उनकी वजह से घटेगा. अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं अपन तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा. और उसके बाद होता है पेनिट्रेशन पावर. इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिट में है, कौन से शेल में है, एस पी डी एफ में है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. एफ के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसानी से अपन निकाल सकते एज़ कम्पेयर टू एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल. ठीक है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अपन यहाँ पे देखते हैं दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कंप्लीटली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है. ठीक है ना. तो अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली रिमूव द इलेक्ट्रॉन. तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी. हाफ फिल्ड अगर आता है, ओके, इफ़ इट्स अ हाफ फिल्ड देन it will again be difficult to remove the electron.
टू आयनाइज द एटम. तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो क्वेश्चन ये है कि आई एम गिविंग यू फ्यू एटम्स, ओके, Na, Mg, Al, इनको अरेंज करो इन इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी. बताओ, ठीक है. अब इनको अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयन. दिस इज करेक्ट. ओके, Al का ज़्यादा रहेगा. what would be the ionization energy order of these three ions? Mg plus Al plus Na plus. That is actually correct. Yes, Mg plus इसका सबसे ज़्यादा रहेगा आयनाइजेशन. इससे सॉरी, तुमने क्या बोला है? आई एम सॉरी, कैन यू रिपीट दैट? ज़्यादा से कम या कम से ज़्यादा? विच वन इज द हाईएस्ट एंड विच वन इज द highest is Na plus. Correct. Lowest is Mg. Lowest is Mg plus, correct. So this is going to be the lowest and this is going to be highest. ठीक है. So how do you know? So you have to look at the electronic configuration. Okay, so Na का electronic configuration, अभी you just have to look at valence shell electronic configuration. So valence shell में क्या रहेगा? इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक लिख लेना पड़ेगा अपने को. 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. ठीक है ना. ये काय का होगा? Na का. ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ एक्चुअली, सॉरी. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ओके, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट. उसी तरह से मैग्नीशियम का आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. ये मैग्नीशियम का हो गया. एंड देन एल्यूमिनियम का आता है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, 3p1. ठीक है. सो नाउ लेट्स लुक एट इट इन मोर डिटेल. ठीक है, यहाँ से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ सोडियम में से, तो बड़े आसानी से निकल जाएगा, कोई इशू ही नहीं है, इज़न्ट इट? बड़े आसानी से निकल देगा. यहाँ पे मेरे पास अभी चॉइस है इनमें से किसको ज़्यादा एनर्जी लगेगा. ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो एल्यूमिनियम है, अपन ने गलत किया नहीं है, इज़न्ट इट? कुछ तो भी है यहाँ पे. मैग्नीशियम का ज़्यादा आएगा. मैग्नीशियम का फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मैं निकाल सकता हूँ और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से एल्यूमिनियम का निकाल सकता हूँ, इज़न्ट इट? तो यहाँ से -1 कर रहा हूँ मैं एंड दिस इज -1. तो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन आयंस का बचता है 1s2, 2s2, 2p6. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आयंस. यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1. ओके, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा एल्यूमिनियम आयन का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. बराबर है. अब यू हैव टू डिसाइड कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है. ऑब्वियसली सोडियम का सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सोडियम आयन का सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि सोडियम का जो p ऑर्बिटल है दैट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड. यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगा, तो यहाँ से मैं आसानी से नहीं निकाल सकता, तो सबसे ज़्यादा सोडियम का रहेगा. उसके बाद मैग्नीशियम. ओके, यहाँ से मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि निकालने के बाद ये चले जाएगा, मेरे पास ये बचा रहेगा, इसलिए मैं यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ. तो मैग्नीशियम आयन का सबसे कम आएगा. और फिर एल्यूमिनियम का देखता हूँ तो यहाँ से एक निकाले, ये इंटरमीडिएट रहेगा, इज़न्ट इट? तो सबसे ज़्यादा सोडियम का, सबसे कम मैग्नीशियम का. तो अपने को जो ऑर्डर मिल रहा है अब वो है Na सबसे ज़्यादा, फिर एल्यूमिनियम, और फिर सबसे ज़्यादा जो आता है, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ ना मैं, सबसे या बराबर है, सॉरी Na प्लस लिखना पड़ेगा. ओके, एंड देन वी हैव Al प्लस. ओके, एंड देन Mg प्लस. तो ये है अपना ऑर्डर फॉर द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड दिस इज फॉर द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी.
So we had to look into the electronic configuration of the elements, isn't it? To correctly get the answer. और इसी तरह से मैं फिर अब ये भी बता सकता हूँ कि मान लो Na प्लस है, मतलब इनसे अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फिर किसका ज़्यादा रह सकता वो बता सकता हूँ. अब इस केस में एल्यूमिनियम का सबसे कम आएगा, लोएस्ट किसका आएगा, एल्यूमिनियम का, क्योंकि मेरे को अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है. और हाईएस्ट आएगा मैग्नीशियम का, बिकॉज मेरे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा है वो ये है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है. तो सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम का आएगा, सबसे कम एल्यूमिनियम का आएगा. तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर अपनी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिपेंड करती है. एंड दिस ओनली कम्स विथ प्रैक्टिस. क्लियर है क्या? सो इफ़ यू लुक एट हियर, दिस इज़ बेरिलियम एंड दिस इज़ नाइट्रोजन. ओके, दिस इज़ सो यहाँ पे देखो सोडियम में मैग्नीशियम का ज़्यादा है, ओके, एल्यूमिनियम का कम है. ओके, ये मेरे को थोड़ा सा डाउट था ही उस समय, क्योंकि ऑब्वियसली मैग्नीशियम इज़ हाफ फिल्ड, तो इसका जो आयनाइजेशन है वो ज़्यादा रहेगा. सो अपना जो ट्रेंड अभी जो थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था, उसमें सोडियम सबसे कम रहेगा, उसके बाद एल्यूमिनियम और उसके बाद मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का सबसे ज़्यादा रहेगा, ओके, बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. समझ में आया क्या? ओके, दैट वाज माय मिस्टेक देयर बैक इन द, जब अपन ने स्लाइड देखा था. एंड देन वी हैव यहाँ पे फॉस्फोरस है, एंड देन वी हैव सल्फर देयर. ओके, तो ये सही है ट्रेंड. ऑलराइट, तो ये एक्सेप्शंस तुमको ध्यान, ये बेसिकली दिस कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इटसेल्फ. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. अभी अपन जो देख रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपन देख रहे हैं. सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ही अलग अलग टर्म दिए गए हैं. देर आर टर्म्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या एंथैल्पी को अपन एनर्जी भी बोल सकते हैं. इसको लिखते समय सिंबल इस तरह से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ओके, दिस इज बेसिकली चेंज इन एनर्जी. ये है चेंज इन एनर्जी, स्टेट चेंज होता है जैसे, तो उस जैसे कोई रिएक्शन हो रही, कोई प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें कितनी चेंज हो रही है एनर्जी की, वही. क्योंकि हम एब्सोल्यूट एनर्जी निकाल ही नहीं सकते, हम सिर्फ चेंज निकाल सकते हैं. तो ये डेल्टा का जो साइन है दैट इज़ बेसिकली अ चेंज साइन, चेंज इन वॉट एवर, राइट, चेंज इन एनर्जी. ओके, और इस केस में जो एंथैल्पी को अपन जो साइन देते हैं दैट इज़ एच. ओके, सो ये है इलेक्ट्रॉन गेन, ई जी बोले तो इलेक्ट्रॉन गेन. सो चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ओके, but anyway you just have to remember electron affinity or electron gain enthalpy. ठीक है, electron affinity का मतलब रहेगा कि a certain species actually has attraction for electron, wants to gain the electron. तो वो attraction कितना है, कम है, ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं है, नफ़रत है, तो ये अपने को बताता है कि उसका कितना attraction है towards the electron, how much it loves electrons or hate electrons. सो इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड. ये जो एनर्जी होती है जनरली रिलीज्ड. ओके, आयनाइजेशन एनर्जी कैसी थी, जनरली एब्जॉर्ब्ड, बराबर है. एनर्जी जो था आयनाइजेशन एनर्जी में, ये अपने को देना पड़ता है, एब्जॉर्ब करता है स्पेसिस उतनी एनर्जी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन. अब अगर मान लो जैसे अपन ने ये ले लिया सोडियम, ओके, सोडियम ले लिया, सोडियम में से मेरे को एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मेरे को क्या मिलेगा, Na प्लस इलेक्ट्रॉन. तो ये जो प्रोसेस है इसके लिए मेरे को एनर्जी देना पड़ता है, इजंट इट. ये करने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, आई नीड टू गिव इट एन एनर्जी, सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो इस एनर्जी को अपन पॉजिटिव साइन देते हैं, इजंट इट, क्योंकि एनर्जी देना पड़ रहा है अपने को. सो एनर्जी जो है इज़ पॉजिटिव. ओके, अब इस डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या रहेगा, नेगेटिव. यस और नो? यस, इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव. ओके, सो Na प्लस इलेक्ट्रॉन, व्हाट वी गेट इज Na. तो ये रहेगा एनर्जी इज नेगेटिव. देखो दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं रहेगा. ओके, अब मान लो कि दिस इज़ एक्चुअली, इसको कोई वैल्यू दे देते हैं. ओके, सो दिस इज प्लस 520. तो ये जो वैल्यू रहेगी दैट इज़ गोइंग टू बी माइनस 520.
वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं है, ओके। डेसिमल तक सारे वैल्यूज़ जो है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एनर्जी कंजर्व्ड रहनी चाहिए। तो इसमें अगर इतनी एनर्जी लग रही है तो इसमें अपोजिट में उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके हिसाब से। समझ में? इसको अपन बोलते हैं, ये प्रोसेस को अपन बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें जो एनर्जी लग रही है उसको अपन बोल रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने गेन किया है, तो इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EGE, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलो, समझ में आया ना। तो ये दो चीज़ें एग्जैक्टली अपोजिट है, ये सुनो, दिस टू थिंग्स आर एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक है। नाउ जो वैल्यू है इन मेनी केसेस दीज आर एग्जैक्टली अपोजिट आता है, देर आर सर्टन एक्सेप्शंस बेसिकली, बिकॉज क्या हो रहा है कि द अट्रैक्शन जो है, जब अपन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जब इलेक्ट्रॉन अपन ऐड करते हैं, तो जो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस है दीज आर एक्चुअली डिफरेंट, और उसके वजह से वैल्यूज मे नॉट ऑलवेज बी एग्जैक्टली अपोजिट। समझ में आया ना, दे माइट बी डिफरेंट। सो यहाँ पे अपन अपने को उस केस में कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे, तो वो अपन देखते हैं। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इक्वेशन अपन इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। सो दैट इज द, एंड दिस इज एनर्जी दैट इज रिलीज्ड, ओके। इसको अपन बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये जो साइन रहेगा ये नेगेटिव रहता है, इन मोस्ट केसेस दिस इज नेगेटिव, ओके। अपन ने देखा इलेक्ट्रॉन जब अपन रिमूव करते हैं इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जब भी निकालना है तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं तो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेगेटिव, ओके। इन मेनी केस इट इज़ एग्जैक्टली अपोजिट, नेगेटिव रहेगा और सेम मैग्नीट्यूड रहेगा। कुछ केसेस में इट इज़ नॉट द केस, ओके। बट इफ़ यू यूज़ द सेम प्रोसेस तो इट इज़ गोइंग टू बी एग्जैक्टली अपोजिट, सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, सिर्फ साइन अपोजिट रहेगा, ओके। सो नेगेटिव साइन क्या बोल रहा है कि एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, इजंट इट, ओके। दैट्स व्हाट द नेगेटिव साइन एक्चुअली मीन्स। जब अपन इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसी एटम में तो जो एनर्जी जो है जो रिलीज हो रही है दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। सो दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी रिलीज्ड, ओके। ओके, नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। ऑब्वियसली जस्ट थिंक अबाउट कि क्या हो रहा है। साइजेस लेते हैं, दो एटम लेते हैं, सो कहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी? ये ए एटम है और ये बी एटम है, तो दोनों में से कहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी बताओ? ओके, बी में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, बट वाई? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन अपन ऐड करेंगे दैट इज़ क्लोजर टू द न्यूक्लियस। क्लोजर टू द न्यूक्लियस है मतलब ज़्यादा एनर्जी है, इजंट इट? सॉरी, ज़्यादा कम एनर्जी है, ज़्यादा स्टेबल है ये इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? तो ये जो एनर्जी है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन अपन ने ऐड किए इसकी एनर्जी कितनी है? 0। या सेकंड ऑर्बिट में अगर ऐड कर रहे, अगर ये हाइड्रोजन एटम है मान लो, तो ये रिलीज करेगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर यही इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे जो एनर्जी है दैट इज़ गोइंग टू बी कितना? -1.5 आता है ना मेरे ख्याल से। मतलब कहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है? इस केस में, अंडरस्टूड? और ये अपन सीधा सीधा बोर थियरी अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, एंड वी गेट द राइट आंसर कि एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा रिलीज हो रही है, ओके। सो इसेंशियली साइज़ के ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करता है। जिसका साइज़ छोटा है, ओके, उस एटम में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ओके। सो व्हेन देयर इज़ अ इंक्रीज इन साइज द इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली बाउंड टू द एटम, हैंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो साइज़ बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है, साइज़ घटता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? टॉप टू बॉटम अगर जा रहे पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा है बताओ? टॉप टू बॉटम जा रहे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज, और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। समझ में आ रहा ना? साइज के साथ ही कोरिलेट कर रहे हैं ना अपन, साइज के साथ ही कोरिलेट कर रहे हैं। मैंने क्या बताया था? सारे प्रॉपर्टीज़ को साइज के साथ भिड़ा दो, ओके।
तो तुमको सारे आंसर्स मिल जाएंगे और सारे सबको तुम फिर उसके साथ कोरिलेट कर सकते हो. साइज इज बेसिकली राइट इन द मिडल ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज. ओके, तो एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल डिक्रीज एंड लेफ्ट टू राइट इट विल इंक्रीज बिकॉज साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे साइज अगर देखा जाए तो साइज इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम और यहाँ पे साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है. तो साइज डिक्रीज हो रहा है, उसके साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का. सेकंड फैक्टर आता है न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगा. अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया तो साइज कम हो जाएगा, साइज कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगा. अंडरस्टूड है. और न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज होता है. इसी के वजह से साइज डिक्रीज होता है ना. तो न्यूक्लियर चार्ज NC लिख रहा हूँ मैं इसको. न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है. ओके, साइज डिक्रीज हो रहा है एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये इंक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट. ओके, सो वी गेट अ ट्रेंड यहाँ पे. तो इसी तरह से समझना है सारे प्रॉपर्टीज को. ओके, नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज शील्डिंग इफेक्ट. ओके, शील्डिंग इफेक्ट से न्यूक्लियर चार्ज कम होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इजंट इट. शील्डिंग इफेक्ट अगर है, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, मान लो ये इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं अपन एंड देर आर इलेक्ट्रॉन्स हियर. ओके, तो ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज बीइंग शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज. तो शील्डिंग इफेक्ट से साइज में क्या फ़र्क पड़ता है, साइज क्या होता है अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है मान लो. ओके, तो देखो शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा है तो साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है. वेरी गुड. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, डिक्रीज. बराबर है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगा. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं अपन तो जो एनर्जी रिलीज्ड है वो कम हो जाएगी. ठीक है, एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो कम हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेरे को कम एनर्जी देना पड़ेगा. तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ये भी डिक्रीज हो जाएगा ना. डिक्रीज. यस नो, साइज बढ़ गया ना, साइज के साथ ही को रिलेट कर रहे हैं. देखो कितने आसानी से समझ में आता है अगर तुम साइज के साथ को रिलेट करते हो तो, अदरवाइज तुम सोचते रह जाओगे. ओके, तो साइज के साथ को रिलेट करो सारे प्रॉपर्टीज को, बड़े आसानी से समझ में आता है. ओके, सो शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है. ओके, सेकंड फैक्टर और थर्ड फैक्टर, आई थिंक इट्स फोर्थ फैक्टर, आई बिलीव. फोर्थ फैक्टर, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स. ठीक है, अब सेम प्रिंसिपल है. इट सो दिस इज बेसिकली नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इजंट इट. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और कौन सा बनेगा. ओके, अगर मान लो पहले ही जिसमें तुम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, जैसे A+ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं अपन तो A- बन रहा है, इजंट इट. तो A का अगर मान लो हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है. यस नो, आर्गॉन, ठीक है ना. इमेजिन कर लो कि A इज़ अ आर्गॉन, तो क्या मैं इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता हूँ क्या आसानी से. आर्गॉन इज अ नोबल गैस, इजंट इट. तो यू कैनॉट ऐड इलेक्ट्रॉन इनटू अ नोबल गैस, नॉट वेरी इजीली. पुश करना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ स्टेबल. उसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, तो क्या मैं नाइट्रोजन में आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि उसका जो स्टेबिलिटी था हाफ फील्ड वाला वो डिक्रीज हो जाएगा. ओके, सो इट वोंट बी एबल टू, वी वोंट बी एबल टू ऐड इलेक्ट्रॉन ईजीली. समझ में आया. सो यहाँ पे जैसे नोबल गैसेस हो गए तो हाफ फील्ड का एग्जांपल अपन लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये हो गए तुम्हारे हाफ फील्ड वाले. कंप्लीटली फील्ड वाले आ जाएंगे तुम्हारे नोबल गैसेस, ग्रुप 18
एंड ग्रुप 2। ग्रुप 2 वाले देखो s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है इसमें, ओके। तो ग्रुप 15 हो गया कि विच इज़ हाफ फिल्ड, ग्रुप 18 एंड ग्रुप 2 दीज आर कंप्लीटली फिल्ड। तो इनमें अपन इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं कर सकते, अंडरस्टूड है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। ऑलराइट, अगर मान लो A इज समथिंग लाइक हैलोजन, ओके, हैलोजन है, तो क्या मैं आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता हूँ इसमें? बराबर है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने से मेरे को स्टेबल नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, तो मेरे को बड़े आसानी से इसमें इलेक्ट्रॉन, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ओके। यहाँ पे या तो एनर्जी रिलीज होगी, नहीं तो नहीं होगी, या फिर हो सकता है पॉजिटिव भी रहे, ओके, क्योंकि इनका स्टेबल, जैसे नोबेल गैसेस में इलेक्ट्रॉन मेरे को एक्चुअली पुश करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे को एनर्जी लगाना पड़ेगा, तो एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। लेकिन हैलोजेंस के केसेस में और मोस्ट अदर एलिमेंट्स के केसेस में ये आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो इसके वजह से जो एनर्जी है दैट इज़ गोइंग टू बी रिलीज्ड, नेगेटिव साइन रहेगा इस एनर्जी का, ओके। सो दिस इज द फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। तो ये देखो पीरियोडिक ट्रेंड क्या आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ध्यान में रखना कि दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेंड, और ये भी अपने को काफ़ी जगह केमिस्ट्री में आता है, ओके। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबेल गैसेस इज़ टेकन एज 0। ये पॉइंट समझ में आया क्या? नोबेल गैसेस में मैं इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं कर सकता, ओके। इसके लिए मेरे को पुश करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब एनर्जी देना पड़ेगा, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, एंड देन इट कैन गो इन देयर। मतलब जो नोबेल गैसेस है इनके अनायंस नहीं बन सकते, इनके अनायंस नहीं बन सकते नोबेल गैसेस के। आई कैन रिमूव द इलेक्ट्रॉन मैं रिमूव कर सकता हूँ, और उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करना है तो उसके लिए भी मेरे को एनर्जी लगेगी। दोनों वैल्यूज़ जो आ रही है दीज आर एक्चुअली पॉजिटिव वैल्यूज़। इलेक्ट्रॉन निकालना भी है तो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, ऐड करना है तो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, ओके। तो अनायंस, सो यू कैन से कि नोबेल गैसेस ना तो ये कैटायन बनाते हैं ना तो ये अनायन बनाते हैं। एक बार कैटायन तो बन जाएगा, अनायन तो खैर फिर भी नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी मेरे को लगती है टू पुश एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस अलॉन्ग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। ये अपन ने देखा लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होता है, ओके। क्योंकि ऑब्वियसली चार्ज इंक्रीज हो रहा है, रेडियस डिक्रीज हो रहा है, ओके। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और ये दोनों कारण है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इंक्रीज के लिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ओके। यहाँ पे ऑब्वियसली चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है, ओके, चार्ज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि वी आर एडिंग मोर प्रोटॉन्स, ओके। लेकिन रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है, ये काउंटर एक्टिव इफेक्ट है, ओके। चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है, जैसे चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये इंक्रीज होगा, इजंट इट? और अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगा। तो ये अपोजिट इफेक्ट है। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट ये काम आता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट के वजह से क्या होता है कि चार्ज का जो रोल है दैट बिकम्स मोर, ओके, है ना। चार्ज बेसिकली क्या हो रहा है फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट के वजह से, ओके, शील्डिंग इफेक्ट आ रहा है, या स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट अपन बोल रहे हैं बस। तो एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इंक्रीजिंग, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज हो रही है। समझ में आया? सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ में आया ना? जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ते जाता है, ओके। सो इसेंशियली when you go top to bottom, increase in charge is more. Essentially होता क्या है कि जैसे ओके ठीक है, मैं साइज तो बढ़ रहे हैं अपने as you go down, ओके, ये जैसे अपन जा रहे हैं, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट, देन लेट्स से सेकंड, देन थर्ड, बट as you go down we can say that the size is increasing, लेकिन ये proportionate increase in size नहीं होता है, ओके।
पहले सेकंड और थर्ड में काफ़ी अच्छे तरह से साइज़ बढ़ता है, लेकिन ये जो है, सो दिस इज़ लार्ज इंक्रीज एंड दिस इज़ स्मॉल इंक्रीज। ओके, यहाँ पे फिर छोटा इंक्रीज होता है, और जैसे अपन नीचे जाते हैं फिर से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बहुत छोटा इंक्रीज हो रहा है। तो धीरे धीरे नीचे में साइज़ इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। और साइज़ अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर मेटल्स इज लो। ऑब्वियसली मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन देना चाहते, लेना नहीं चाहते। मेटल्स है ना, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट, वो मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन्स देना चाहते हैं। सो मेटल्स के लिए लो होती है, नॉन मेटल्स के लिए हाई होती है। एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है पीरियोडिक टेबल में, इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इधर लो है, इधर हाई है। ओके, इधर मेटल्स है, इधर नॉन मेटल्स है। ओके, ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 का। ओके, S2 कम्प्लीटली फिल्ड है। अब जो मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा वो NP में ऐड करूँगा, इजंट इट, यहाँ पे ऐड करूँगा इलेक्ट्रॉन NP में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको ऐड करने के लिए आई एक्चुअली नीड टू पुश द इलेक्ट्रॉन अगेन, क्योंकि दिस इज़ ऑलरेडी कम्प्लीटली फिल्ड, ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता एलिमेंट। तो इसलिए ये जो वैल्यू आती है ये होती है पॉजिटिव। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब लो है, इट्स नॉट हाई। समझ में आया ना, इट डजेंट मैटर इफ इट्स, तो जो साइन है और जो वैल्यू है ये दोनों को एक साथ देखना पड़ता है। पॉजिटिव का मतलब है मेरे को एनर्जी मिल नहीं रही है, एनर्जी देना पड़ रहा है, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज़ लो। समझ में आया, बट एनीवे इट इज़ पॉजिटिव। ओके, सो ग्रुप 2 के एलिमेंट मतलब कौन से हो गए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके जो वैल्यूज़ आते हैं सारे पॉजिटिव आते हैं। सारे के पॉजिटिव नहीं है, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम इनके हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर है, ये लोग इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं लेना चाहते। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर मेटल, तो मेटल जनरली आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं। लेकिन सोडियम अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली सोडियम का निगेटिव वैल्यू है, सोडियम का निगेटिव वैल्यू है, लो निगेटिव वैल्यू है, और इनका पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। ओके, सो ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते। हैलोजन्स जो है, ऑक्सीजन, हैलोजन, इनका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है दैट इज़ हाई, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बराबर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उनमें ज़्यादा है। दैट्स वाई दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, सो ऑब्वियसली हैलोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा टू नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, इमर्ज होता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, सो एज यू गो डाउन द ग्रुप, ओके, सबसे पहले ध्यान में रखो वी हैव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एज यू गो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, बताओ फटाक से। डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता है। ओके, सो वी वुड एक्सपेक्ट फ्लोरीन टू हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ दिस 4 एंड आयोडीन टू हैव लोएस्ट, ये एक्सपेक्ट करेंगे ना अपन, बट दैट इज नॉट ट्रू। ओके, हाईएस्ट आता है क्लोरीन का। ओके, और उसके बाद फ्लोरीन, मतलब ट्रेंड अपने को जो मिलना चाहिए, ये मैं ये लाइट पर्पल में लिख रहा हूँ, ट्रेंड ये मिलना चाहिए था अपने को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, अपने को ये ट्रेंड नहीं मिलता है, अपने को ट्रेंड मिलता है क्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। अंडरस्टूड है? सो वाई फ्लोरीन का कम है व्हेन फ्लोरीन इज क्लियरली द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दैट शुड ऑल्सो बी हाईएस्ट, इजंट इट? लेकिन यहाँ पे देयर इज़ अ डिफरेंस इन हाउ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाउ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ में आ गया? देयर इज़ अ डिफरेंस इन हाउ वी कैलकुलेट इन मोस्ट केसेस। ओके, अगर मैं ट्रेंड देखूँ तो मेरे को ये दिखेगा
कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किसी एलिमेंट की तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा है। ओके और ये दोनों प्रॉपर्टी साइज के साथ कोरिलेट है। साइज अगर छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा। ये सुनो, ये ट्रेंड अपने को क्लियरली दिखता है। सो दैट इज़ ट्रू। ओके देर इज़ वन एक्सेप्शन दो कि फ्लोरीन बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डज नॉट हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू। अंडरस्टूड है क्या? इसका एक्सप्लेनेशन मैं करके देता हूँ, लेकिन ये फैक्ट तुमको समझ में आया क्या? यहाँ पे साइज इज द इशू विथ फ्लोरीन। समझ लो इसका कारण क्या है, फ्लोरीन क्यों एक्सेप्शन दिखाता है अपने को। हमको ये जो ट्रेंड है उसमें क्लोरीन का सबसे ज़्यादा क्यों मिल रहा है ये भी तुमको समझना है, ठीक है ना। तो ट्रेंड अपना मिल रहा है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ओके एंड यू कैन क्लियरली सी हियर क्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फ्लोरीन, फिर देन ब्रोमीन एंड देन फिर आयोडीन, और यहाँ पे फिर उसके बाद अस्टैटिन भी आ रहा है। बट एनीवे वी डोंट हैव टू गो दैट फार। सो why is there exception is basically because of the size। फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है, 7 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ जस्ट इन सर्कल्स, और क्लोरीन जो है वो इस तरह से आएगा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, सेम थिंग यहाँ पे भी है, 5 6 7, ठीक है, जस्ट इलेक्ट्रॉन 7। तो जैसे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। नाउ व्हेनेवर वी ऐड इलेक्ट्रॉन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ओके, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस किसके साथ रहेगा? न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, और जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, विच आर दीज इलेक्ट्रॉन्स, जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है उनके साथ रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं। सो इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपल्सिव फोर्सेस है, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टिव फोर्स है इस इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन अपन ऐड करना चाहते हैं। नाउ व्हाट हैपन्स इज कि फ्लोरीन के केस में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाते हैं तो ये रिपल्सिव फोर्स इज मोर दैन द अट्रैक्टिव फोर्स, इसलिए जो वैल्यू होती है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। ओके सो फ्लोरीन जो होता है, इवन दो इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ओके, ये जो है इसके लिए थोड़ा सा कम है, स्लो प्रोसेस है, बट एज कम्पेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन के लिए ये प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके क्योंकि यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्स है, साइज बड़ा रहने की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स है दैट इज़ लिटिल लेस। समझ में आ गया ये? फ्लोरीन में रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा है, क्लोरीन में रिपल्सिव फोर्स कम है। ओके और इनके साइज़ में अब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। गो बैक टू द नोट्स जो अपन ने दिखाया था, मैंने उसमें साइज़ का पीरियोडिक टेबल दिखाया था, उसमें देखो कि साइज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों के। थोड़ा सा क्लोरीन बड़ा है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो ज़्यादा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है और रिपल्शन कम है। यहाँ पे ऑब्वियसली देयर इज़ अट्रैक्टिव फोर्स, लेकिन उससे ज़्यादा आ रहा है तुम्हारा रिपल्शन, और इसके वजह से फ्लोरीन के लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। समझ में आ गया? ओके सो यहाँ पे ये लाइन देखो बेसिकली, ओके दैट इज़ द ज़ीरो लाइन, ठीक है ना, ये ज़ीरो लाइन है। एग्जैक्टली नहीं दिखेगा, बहुत ज़्यादा जूम करके देखना पड़ेगा बेसिकली, बट इफ़ यू लुक एट द नोबेल गैसेस, नोबेल गैसेस के ऊपर ही फोकस करता हूँ मैं। This one, okay, that's helium, that's neon, that's argon, फिर उसके बाद क्रिप्टॉन, xenon, and then radon। okay ये जो वैल्यूज़ है these are basically slightly positive। समझ में आया क्या? ऑब्वियसली ट्रेंड वही है, टॉप टू बॉटम जाते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हीलियम है दैट शुड हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऐसा नहीं है। ओके नोबेल गैसेस में अपने को ये ट्रेंड नहीं देखने को मिलता, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो पॉजिटिव है, ओके दिस इज एक्चुअली पॉजिटिव एंड द वैल्यू एक्चुअली डिक्रीजेस, पॉजिटिव वैल्यू डिक्रीज हो रही है। मतलब जैसे हीलियम का मान लो +10 है तो नियॉन का
+8 रहेगा, ओके, आर्गॉन का +5 रहेगा, इस तरह से। सो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है फॉर नोबल गैसेस। समझ में आया ना? फॉर नोबल गैसेस टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है एज यू गो इन द नोबल गैसेस, ओके। थोड़ा थोड़ा जो है ये डिक्रीज हो रहा है, ओके। मोस्ट पॉजिटिव इज गोइंग टू बी फॉर हीलियम, ओके। हीलियम, नियॉन, इनके लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यूज रहेगी इसकी। मतलब सबसे ज़्यादा नफ़रत अगर इलेक्ट्रॉन्स से किसी को है तो यही एलिमेंट्स हैं, ओके, दीज एलिमेंट्स। उसके बाद अगर तुम बेरिलियम देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ओके, तो ये अगर एलिमेंट देखते हो तो दीज एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनकी कितनी है? 0, ओके। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इज 0 फॉर दिस गाइज। क्लियर है क्या? ओके। अनदर एलिमेंट दैट यू सी हैज़ अ 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इज नाइट्रोजन, ओके। एंड आई थिंक फॉस्फोरस यहाँ पे probably won't be able to see somewhere, कैडमियम की दिख रहा है यहाँ पे, okay। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ऑल्सो हैज़ 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके। यहाँ पे और कौन से बोल रहे हैं अपन? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, इनकी वैल्यूज भी 0 है। नोबल गैसेस कितनी है? पॉजिटिव। क्लियर है? एंड देन सम अदर एलिमेंट्स ऑल्सो जिनका वैल्यू 0 आता है, दीज आर समथिंग लाइक मैग्नीज, यू कैन सी, है ना। उसके बाद कैडमियम आ रहा है, मर्क्यूरी आ रहा है, तो दीज आर एक्चुअली 0। जेनॉन तो ऑब्वियसली है ही, ओके। सो इनका भी ये ध्यान में नहीं रखना गया है बेसिकली, ये तुमको पक्का ध्यान में रखना है। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, दीज आर 0। नोबल गैसेस आर पॉजिटिव, ओके। So that's the electron affinity basically. The other thing that you need to मतलब remember is basically the trend, जो एक जनरल ट्रेंड है। टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है। एक्सेप्शन क्या आ रहा है इसमें? बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड नोबल गैसेस, दीज आर एक्सेप्शंस। क्लियर है क्या? ओके, अंडरस्टूड है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ओनली अप्लीकेबल टू कंपाउंड्स इन कोवेलेंट स्टेट। तो इट इज बेसिकली अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। उसकी टेंडेंसी कितनी है? टू पुल टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब इफ यू टेक दीज टू कंपाउंड HCl एंड HF और यू अप्लाई द सेम थिंग, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज़्यादा एलिमेंट है? क्लोरीन। तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा इस बॉन्ड में से, इजंट इट? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज़्यादा पुल करेगा, लेकिन ज़्यादा पुलिंग टेंडेंसी किस में है? फ्लोरीन में। फ्लोरीन ज़्यादा पुल कर रहा है अपने तरफ। अब पुल करने के वजह से देयर इज़ गोइंग टू बी डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस। इसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। समझ में आया क्या? एज कम्पेयर टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस इन HCl। ओके, सो कोवेलेंट कंपाउंड में ही अपन बात करेंगे जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दीज आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल गैसियस एटम। समझ लें, इंडिविजुअल गैसियस एटम। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स इन अ बॉन्डेड स्टेट, मतलब ये इंडिविजुअल की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। तो एक तो बॉन्डेड स्टेट में होना चाहिए, और राइट, ये कनेक्टेड होना चाहिए किसी दूसरे के साथ, और ये कोवेलेंट होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी, ये इंडिपेंडेंट एटम की बात हो रही है, विच इज़ हैज़ टू बी इन अ गैसियस स्टेट। अंडरस्टूड है? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसेंशियली अगर देखा जाए, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, दिस इज अ थ्योरेटिकल, दिस इज नथिंग बट अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। क्लियर है क्या? ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैनॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली बट इज डिराइव्ड यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड।
समझ में आया ना, इनडायरेक्ट मेथड से, क्योंकि डायरेक्टली अपन नहीं मेजर कर सकते, तो ये हम इनडायरेक्ट मेथड से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तुमको 10th में भी आया था पॉलिंग स्केल, रिमेंबर दैट, ओके। और ये हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके अलावा भी काफ़ी सारे स्केल्स है बेसिकली, लेकिन हम पॉलिंग स्केल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इट्स अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। रिलेटिविटी है बेसिकली, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कितना ज़्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन पुल करता है, ऑलराइट। तो इसको अपने को कैलकुलेट करना है। तो इज बेस्ड अपॉन बॉन्ड एनर्जी और द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स, ओके। सो बेसिकली मान लो कि दो एटम है ए और बी, और देर इज़ अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। तो हमको निकालना है बेसिकली कि डिफरेंस कितना है, और डिफरेंस अगर मेरे को मिल जाता है तो आई कैन कैलकुलेट ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, ठीक है ना। सो मेरे को पहले तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस निकालने के लिए ये अज्यूम किया गया, ये पॉलिंग नहीं किया था, अगर मान लो कि ए एंड बी आर इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव, अज्यूम किया है, इजंट इट। अगर ए और बी ये दोनों जो एलिमेंट है इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो राइट इन द मिडल रहेंगे, बराबर है क्या। जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो राइट इन द सेंटर ऑफ दीज टू एलिमेंट्स रहेंगे, ओके। तो जो बॉन्ड एनर्जी रहेगी दैट इज गोइंग टू बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ ए एंड बी। तो क्या किया उसने, ए ले लिया, बी ले लिया, ठीक है ना, और ए का बॉन्ड एनर्जी निकाला, ठीक है। बी का, इसका भी बॉन्ड एनर्जी निकाला। ये समझ में आ रहा है क्या। बॉन्ड एनर्जी अपन एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो उसने ए ले लिया, उसका बॉन्ड एनर्जी निकाला, बी ले लिया, उसका बॉन्ड एनर्जी निकाला। ये ढंग से समझ लो, अदरवाइज ये नहीं समझेगा, क्योंकि बुक में से नहीं समझता। ये दोनों का बॉन्ड एनर्जी निकाला, ओके। अब अगर ये दोनों जो एलिमेंट्स है ए एज वेल एज बी, ओके, इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका जो बोलना था वो ये कि अगर मैं ए बी लेता हूँ, ठीक है ना, तो जो बॉन्ड एनर्जी रहेगा ऑफ ए बी दैट इज गोइंग टू बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस, ओके, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक मीन अपन इस तरह से लिख रहे हैं उसको, ओके। रिया ए इज बेसिकली एन एटम, ठीक है ना। ए इज अ एटम, बी इज अ एटम। तो जैसे फॉर एग्जांपल ले लो HNCl, ठीक है, एक एग्जांपल से ही लेते हैं ना अपन, ठीक है। सो आई थिंक वो तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो वी टेक एटम एज ए इज इक्वल टू H एंड B इज इक्वल टू Cl, ठीक है। तो ए क्या हो गया अपना H2, ओके, और बी क्या हो गया Cl2, ऐसी हो गया, क्लियर है क्या। यस ओके। अब मैं बॉन्ड एनर्जी निकालता हूँ H2 की, ओके, बॉन्ड एनर्जी निकालता हूँ Cl2 की। मैंने ये एज्यूम किया है कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये मैंने अज्यूम किया है, ऑब्वियसली दिस इज नॉट ट्रू, इजंट इट, मैंने अज्यूम किया। लेकिन अगर ये सही है, दोनों का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है ना, साइज में फ़र्क है व्हाटएवर, राइट, बट अज्यूम कर रहा हूँ कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम है, तो जो बॉन्ड बनेगा, जो नया कंपाउंड बनेगा, जब मैं इन दोनों को कंबाइन करवा रहा हूँ, ओके, जैसे मैंने क्या किया, दोनों को कंबाइन किया और HCl बनवाया, ठीक है ना। तो HCl में जो बॉन्ड एनर्जी आएगा HCl का, दैट इज गोइंग टू बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2, ओके। तो ये फॉर्मूला अपना बनता है टू कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल when the electronegativities are assumed to be same,
अगर दो एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनका अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ले लिया, तो जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा दैट इज गोइंग टू बी द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द न्यू कंपाउंड, ठीक है ना। ये HCl का बॉन्ड एनर्जी रहेगा, ओके। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है ना, ये गलत है, क्योंकि अपना अजम्पशन ही तो गलत है। अपना अजम्पशन ये था कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ऐसा है ही नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इटसेल्फ इज डिफरेंट। लेकिन अगर सेम होता तो मैं आसानी से इस तरह से उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल लेता HCl का, या फिर जो भी कंपाउंड आ रहा है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, बॉन्ड एनर्जी, इजंट इट, बॉन्ड एनर्जी मैं इस तरह से निकालता हूँ, इजंट इट। तो ये जो बॉन्ड एनर्जी रहेगी दैट इज गोइंग टू बी थ्योरेटिकल। क्लियर है? दिस इज थ्योरेटिकल, ये एक्सपेरिमेंटल तो नहीं रहेगा ना। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ बेस्ड अपॉन समथिंग दैट इज रॉन्ग अजम्पशन, ओके। रॉन्ग अजम्पशन पे जो मैंने बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट की है ये HCl की, ओके। तो ये बोल रहा हूँ मैं इट्स अ इनकरेक्ट वैल्यू, ओके, बट इट्स अ थ्योरेटिकल वैल्यू। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, ओके। अब मैं प्रैक्टिकली बॉन्ड एनर्जी निकालता हूँ, okay. So what I will actually do is so think about it what I am actually doing, okay. सबसे पहले मैंने A और B ये कंपाउंड लिया, ठीक है ना। अब ये कंपाउंड कैसे बनेगा, मान लो कि AA टाइप का एक कंपाउंड है और BB टाइप का कोई कंपाउंड है, ठीक है ना। इसको मैंने जैसे हाइड्रोजन लिया था, इसको मैंने क्लोरीन लिया था और इससे HCl बनाया था, ओके। तो इसका बॉन्ड एनर्जी निकाला मैंने, या तो इसको लेट्स से BeAA ऐसा लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसको बॉन्ड एनर्जी दिस इज BeBB, ओके। और इसका बॉन्ड एनर्जी निकाला, ठीक है, कैलकुलेट किया, तो ये बॉन्ड एनर्जी मेरे को कितना मिल रहा है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB, ओके, या एनर्जी ऑफ AB, ये हो रहा है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस टू विच इज दिस, यस। सो ये जो टर्म है दैट इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB। क्लियर है क्या ये, ओके। ये जो इक्वेशन है वो एक्सप्लेन करना है मेरे को, तो टू डू दैट आई नीड टू एक्सप्लेन एवरी सिंगल टर्म। तो ये बॉन्ड एनर्जी जो मैं बता रहा हूँ इस इक्वेशन में दैट इज बेसिकली दिस टर्म, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AB, ओके। और मैंने यही एनर्जी जो है एक्सपेरिमेंटली निकाली, ओके। एक्सपेरिमेंटली मतलब मैंने क्या किया कि लिटरली एक्सपेरिमेंट्स किए इस AB कंपाउंड के ऊपर, ओके, और इसका वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाला। सो दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जिसको अपन बोल रहे हैं एक्चुअल, ओके, और ये ज्योमेट्रिक मीन। तो एक्चुअल माइनस ज्योमेट्रिक मीन मेरे को कोई एनर्जी डिफरेंस देगा, दिस इज सम एनर्जी डिफरेंस, ओके, जिसको मैं डेल्टा E लिखता हूँ। तो ये एनर्जी डिफरेंस क्या इंडिकेट कर रहा है, इट्स अ डिफरेंस इन अ वैल्यू जो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। ये थोड़ा समझने में दिक्कत जाता है या, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि समझ में आया या नहीं आया। दिस इज एक्सपेरिमेंटल, दिस इज थ्योरेटिकल, ओके। एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल कर रहा हूँ तो मेरे को कोई डिफरेंस आ रहा है, दिस इज द डिफरेंस इन माय कैलकुलेटेड वैल्यू और जो एक्चुअल वैल्यू है उसका डिफरेंस है ये। समझ में आया नहीं है, ओके। इसके ऊपर तुमको न्यूमेरिकल्स नहीं पूछेंगे, लेकिन कभी कभार हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, इसलिए अपने को ये समझना है बेसिकली, और यू नो समझना भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो ये जो डिफरेंस है इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये काय के ऊपर डिपेंड करेगा, ओके। ये एक्चुअली जो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसके ऊपर ये बॉन्ड एनर्जी डिफरेंस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल HCl लेता हूँ और HF लेता हूँ, ठीक है, तो बॉन्ड, इसका बॉन्ड एनर्जी है, ओके, और इसका बॉन्ड एनर्जी लेट्स से HCl लिखते हैं अपन यहाँ पे, और इसका बॉन्ड एनर्जी लिखते हैं HF। अब बताओ कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, कौन सी वैल्यू ज़्यादा रहेगी बॉन्ड एनर्जी की, HF की या HCl की। जो HCl है वहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कम है,
HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए HF का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा रहेगा। सो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ ये काय के ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इजंट इट? तो दिस इज बेसिकली अ डिफरेंस, जितना ज़्यादा ये जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा। अंडरस्टूड है? ऑलराइट, ये डिफरेंस जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा, ये मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिफरेंस। ओके, दिस डिफरेंस इज दैट, इजंट इट? ये दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? ये आ रहा है। ओके, तो ये डिफरेंस जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा जो बॉन्ड है अपना वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके, सो इसेंशियली दैट इज़ रिलेटेड टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम लिखते हैं साई ए माइनस साई बी। ओके, साई या चाय बोलो इसको, जो भी है। ओके, आई विल कॉल इट साई, आई डोंट वांट टू से चाय, चाय की याद आ जाती है फिर। ओके, तो साई ए माइनस साई बी, okay, which is basically an electronegativity difference between A and B. Psi जो है, that is the sign that is used for electronegativity. Okay, psi is used for electronegativity. So ये electronegativity difference जो है, मतलब electronegativity delta electronegativity लिखता हूँ मैं, electronegativity difference between A and B is directly proportional to जो बॉन्ड एनर्जी जो आ रहा है डिफरेंस यहाँ पे बिटवीन थ्योरेटिकल एक्चुअल माइनस थ्योरेटिकल, ठीक है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डेल्टा ई, ये लिख रहा हूँ मैं, डेल्टा ई ए माइनस बी। दिस इज एक्चुअली ए, नॉट ए माइनस बी, दिस इज ए डैश बी, या ए डैश बी। देखो यहाँ पे ए डैश बी है, मतलब ए बॉन्ड है, और उसी तरह से यहाँ पे बी बी बॉन्ड है, यहाँ पे मल्टीपल का साइन आ गया है, इट शुड एक्चुअली बी 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 बॉन्ड, ठीक है ना। ओके, तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट। ये डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा, मतलब ये डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, इजंट इट? तो यहाँ पे देखो, अगर डिफरेंस देखा जाए एक्चुअल और थ्योरेटिकल में, ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा आएगा। अब डिफरेंस ज़्यादा क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। ओके, सो हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर निकालनी है तो आई नीड सम सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट आता है 0.208, दैट इज़ द कांस्टेंट अगर मैं किलो कैलोरी पर मोल यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। ये पॉलिंग ने ही दिया था कांस्टेंट, आई डोंट एग्जैक्टली नो, बट दिस इज द एनर्जी कांस्टेंट, सम एनर्जी कांस्टेंट बेसिकली, वी आर नॉट एक्चुअली कंसर्न्ड अबाउट इट। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दिस इक्वेशन कि psi a minus psi b is equal to 0.12 under root of energy difference. Okay, energy difference between actual and theoretical, जो एनर्जी मिलेगी दैट इज किलो जूल पर मोल, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसेंशियली ये तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, यस है ना, आई कैन कैलकुलेट दिस। इसको कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से सुनो क्या करना है मेरे को। ये अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो मेरे को एक्चुअल लेना है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू, ये दोनों मैं निकाल सकता। एक्सपेरिमेंटल के लिए मेरे को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और थ्योरेटिकल के लिए मेरे को थियरी यूज़ करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल वैल्यूज यूज़ करना पड़ेगा। सो दिस इज समथिंग आई कैन एक्चुअली डू। लेकिन अगर ये मेरे को वैल्यू मालूम भी है तो मेरे को मालूम क्या हो रहा है, व्हाट आई एम एक्चुअली कैलकुलेटिंग, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम्स, बराबर है जैसे HCl ले रहा हूँ मैं और HF ले रहा हूँ। सो व्हाट आई एम कैलकुलेटिंग कि H और Cl का डिफरेंस कितना है इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या H और F का डिफरेंस कितना है इलेक्ट्रॉनिक। ये डिफरेंस ऑब्वियसली मेरे को मालूम है कि फ्लोरीन में ज़्यादा है। ओके, आई कैन कैलकुलेट द डिफरेंस, isn't it? But I cannot calculate the absolute value. Understood है? अगर कोई तुमको सिर्फ डिफरेंस बताता है, ओके, तो तुम ना तो पहले की वैल्यू बता सकते हो ना बाद की वैल्यू बता सकते हो। इट्स नॉट पॉसिबल बाय जस्ट बाय डिफरेंस, isn't it? क्लियर है ना? अगर कोई पूछता है तुमको तुम्हारे और तुम्हारे भाई का एज क्या है, तुम बोलते 5 साल का डिफरेंस है, ना तो तुम्हारा एज पता चलता ना तुम्हारे भाई का एज पता चलता, भाई बहन जो भी है व्हाटएवर। अगर डिफरेंस कोई बताता है 5 साल,
इट मीन्स नथिंग, इट जस्ट टेल्स यू कि दो वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस 5 ईयर्स या जो भी है दैट इज़ द डिफरेंस, बट इट डज नॉट टेल यू एनीथिंग अबाउट द वैल्यू देमसेल्फ. सो द इशू इज़, मेरे को जैसे अगर ये डिफरेंस मालूम हो जाता है, ओके, आई नो कि एच एफ का डिफरेंस इज़ मोर देन इन एच सी एल का डिफरेंस. ये डिफरेंस काय की बात कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ का डिफरेंस. बट आई डू नॉट नो हाइड्रोजन का वैल्यू, आई डू नॉट नो फ्लोरीन का वैल्यू, आई डू नॉट नो क्लोरीन का वैल्यू. किसी का भी वैल्यू मेरे को नहीं मालूम, मेरे को सिर्फ डिफरेंस बिटवीन दीज टू एटम्स मालूम है. तो पॉलिंग ने क्या किया, पॉलिंग ने बोला कि फ्लोरीन का वैल्यू जो है असाइन टू बी 4. ओके, ये दो जो वैल्यूज़ है इसमें से मान लो दिस इज़ फ्लोरीन. अगर मेरे को डिफरेंस मालूम है, ये वैल्यू मेरे को मालूम है, ये कांस्टेंट मेरे को मालूम है, ये जो वैल्यू है ये भी मेरे को मालूम है, तो अब मैं ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ. बराबर है ना. अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल है जो अननोन है, तो ये मैं निकाल सकता हूँ. मान लो कि ये h है और ये f है, तो f की वैल्यू मैंने अज्यूम कर लिया 4 मैक्सिमम. ओके, और ये उसको आइडिया था कि फ्लोरीन हैज़ टू बी द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसका बोल दिया उसने वैल्यू मैक्सिमम 4, वो कर दिया उसने. और उसके बाद उसने ये वैल्यू कैलकुलेट किया एक्सपेरिमेंटली माइनस थ्योरेटिकल, एंड देन उससे आसानी से हाइड्रोजन का वैल्यू वो कैलकुलेट कर सकता था. इसका वैल्यू उसने 4 दे दिया, और जब कैलकुलेट किया तो क्या हुआ, हाइड्रोजन का वैल्यू आया 2.1. ओके, अब उसको हाइड्रोजन का वैल्यू मालूम था. यूजिंग द सेम इक्वेशन, सेम प्रोसेस, अब यहाँ पे उसने क्लोरीन का वैल्यू कैलकुलेट किया. क्लोरीन का वैल्यू आया 3.0. ओके, समझ में आया क्या. इस तरह से उसने एक से लेके दूसरे एलिमेंट का वैल्यू कैलकुलेट करना चालू कर दिया. उसके लिए उसको ये टर्म मालूम रहना ज़रूरी था. उसके लिए उसने कोलैबोरेट किया होगा किसी लैब के साथ. दे वर डूइंग एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़, ही इज़ डूइंग थ्योरेटिकल वैल्यूज़, और इस तरह से वो कोलैबोरेशन में उसने अब क्लोरीन का मालूम हो गया, इज़न्ट इट. तो ही कैन हैव डिफरेंट वाले, जैसे कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड की वजह से फिर उसका कार्बन की वैल्यू वो निकाल सकता था. कार्बन की वैल्यू निकल गई तो फिर ऑक्सीजन की वैल्यू निकाल सकता था, कार्बन और ऑक्सीजन की. सो इस तरह से अलग अलग एलिमेंट्स का वो वैल्यू निकालते गया. क्लियर है क्या. ओके, ये रेफरेंस वैल्यू थी अपनी फ्लोरीन की, जो वैल्यू दे दिया था उसने 4, दैट वाज द रेफरेंस वैल्यू. दैट्स हाउ वी कैलकुलेटेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़. क्लियर है. ठीक है ना. विल स्टॉप एट दिस पॉइंट एंड विल कंटिन्यू विथ Mulliken scale, that is also used for calculating electronegative values in the next class. Okay, Mulliken scale थोड़ा लेस कॉमनली यूज होती है, पॉलिंग स्केल सबसे कॉमन है. सो हमको यही मालूम चाहिए, बस थोड़ा सा एक Mulliken scale देख लेंगे अपन, देन विल मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.